इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो जो सिक्योर्ड एसेट है उसको उसके ऊपर कब्जा लेता है और उसको कैसे बेचता है एज पर सरफेसी एक्ट 2002। जैसे कि किसी बोरोवर ने लोन लिया और उस बोरोवर ने कुछ प्रॉपर्टी, अभी हम इस वीडियो में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे खाली, जैसे कि लैंड हो गया या बिल्डिंग हो गई या कोई हाउस प्रॉपर्टी हो गई। तो किसी बोरोवर ने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी लोन के अगेंस्ट दे दिया सिक्योर्ड क्रेडिटर को, और जो बोरोवर है अब वो जो लोन है उसको रीपे नहीं कर पा रहा और उसमें डिफॉल्ट हो गया और जो अकाउंट है वो एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया सिक्योर्ड क्रेडिटर के द्वारा। तो अब जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर इस लोन को कैसे रिकवर करेगा उसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो है सरफेसी एक्ट 2002 में गिवन है, और अगर सिक्योर क्रेडिटर ये प्रोसेस नहीं फॉलो करता है तो वो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट कर रहा है। अगर ये प्रोसेस नहीं पूरा फॉलो हुआ है तो बोरोवर के पास राइट है उसको चैलेंज करने का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है CS रजत खनेजा और अब हम शुरुआत करेंगे वीडियो की, जिसमें कि हमने डिस्कस किया है कि क्या प्रोसेस है सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट का, कैसे सिक्योर क्रेडिटर जो है सिक्योर्ड एसेट पे कब्जा लेता है और उसको आगे बेचता है। शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट थी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी सिक्योर्ड क्रेडिटर जैसे कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना पैसा रिकवर करने के लिए कोई भी एसेट या प्रॉपर्टी जो कि उसके नाम पे गिरवी रखी हुई है उसको पोजेशन में लेने की कोशिश करता है या उसको बेचने की कोशिश करता है ताकि उसका पैसा जो है वो रिकवर हो जाए आराम से, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट करना। तो चलिए आगे चलते हैं। जो सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट का प्रोसेस होता है वो 7 स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया है। इन 7 स्टेप्स में जो है जो सिक्योर क्रेडिटर है वो सिक्योरिटी को इन्फोर्स करता है, मतलब वो सिक्योरिटी को पोजेशन में लेता है और उसको बेचता है। अगर इन 7 स्टेप्स को सीक्वेंस में फॉलो नहीं किया गया तो वो प्रोसेस फ्लॉड हो जाएगा और वो प्रोसेस एज पर सरफेसी एक्ट 2002 नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को जो बोरोवर है वो चैलेंज कर सकता है अगर ये प्रोसेस गलत तरीके से फॉलो किया गया है सिक्योर्ड क्रेडिटर के द्वारा। तो चलिए समझ लेते हैं प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एज एनपीए होता है। आपको पता ही, अगर कोई भी बोरोवर जो है अपने लोन को नहीं रीपे कर पाता, जो वो अकाउंट है उसको एनपीए क्लासिफाई कर देता है बैंक। स्टेप 2 जो है इशुएंस ऑफ डिमांड नोटिस हो जाता है। डिमांड नोटिस इशू करता है बैंक। डिमांड नोटिस के अगेंस्ट जो है जो बोरोवर है उसके पास एक राइट है कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है, और उसके बाद जो है बैंक पोजेशन ले लेता है। पोजेशन लेते टाइम उसको पब्लिकेशन करना होता है नोटिस का, और नोटिस हैंडओवर भी करना होता है बोरोवर को। उसके बाद जो है वो सेल ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं। जो भी एसेट जो उन्होंने जो मॉर्गेज था सिक्योर क्रेडिटर के फेवर में वो उसको बेच सकता है, और उसके बाद सेल सर्टिफिकेट इशू कर देता है और टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, और जो सिक्योर क्रेडिटर है वो अपना पैसा रिकवर कर लेता है। तो आइए इन स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली स्टेप जो है, जो स्टार्टिंग ही होती है सरफेसी एक्ट में इन्फोर्समेंट की, वो होती ही क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एज एनपीए, कि जो अकाउंट है उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब अकाउंट जो पैसा दे रहा था बोरोवर वो देना बंद कर देता है और बोरोवर जो है वो अपने लोन को रीपे नहीं कर पा रहा है। तो जो अकाउंट होता है बोरोवर का उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। तो आरबीआई गाइडलाइंस बेसिकली वो ये बोलती हैं कि अगर कोई भी रीपेमेंट 90 डेज या उससे ऊपर नहीं हो पाई है जब ड्यू हुई थी, तो वो जो अकाउंट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। तो सबसे पहले रेगुलर पेमेंट हो रही थी, लेट्स से अकाउंट में रेगुलर रीपेमेंट हो रही थी, रेगुलर अकाउंट था, एक इंस्टॉलमेंट जो है ड्यू हुई वो 90 डेज तक नहीं पे करी गई, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा उस अकाउंट को एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। स्टेप टू में क्या होता है, डिमांड नोटिस भेजा जाता है। डिमांड नोटिस जो है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अंडर भेजा जाता है सरफेसी एक्ट 2002 के, और डिमांड नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर क्लियर टर्म्स में सब कुछ लिखा होना चाहिए, सारी डिटेल्स कवर होनी चाहिए। तो जो सिक्योर क्रेडिटर है वो डिमांड नोटिस भेजता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में। उसमें वो स्पेसिफाई करता है कि क्या आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, और ये भी स्पेसिफाई करता है कि जो पूरा का पूरा अमाउंट है, पूरे का पूरा जो डेट है वो 60 डेज में बोरोवर को पे करना है। तो जो नोटिस है वो राइटिंग में होना चाहिए, उसको प्रॉपरली सर्व करता है बैंक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, एंड हैंड डिलीवरी भी करता है। तो डिमांड नोटिस इशू करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन सरफेसी एक्ट 2002,
और इसी के अंदर जो है 60 दिन का टाइम दिया जाता है और इस 60 दिन के अंदर ही बोरर को पैसा रीपे करना होता है। अगर वो रीपे नहीं कर पाता है लेट्स से इन 60 दिन में, तो फिर हम स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 में क्या होता है कि बोरर के पास एक राइट है कि वो रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है सिक्योर क्रेडिटर को। लेट्स से बोरर को कुछ भी अपने केस के लिए बोलना है, अपने अपने फेवर में कुछ चीज़ बोलनी है, या उसको लगता है कि कुछ बैंक गलत गलत कर रहा है या बैंक ने कुछ चीज़ फॉलो नहीं करी है, तो जो है बोरर के पास पूरा पूरा राइट है एक रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का। और वो रिप्रेजेंटेशन विद इन 60 डेज ही उसको फाइल करनी है, जो कि डिमांड नोटिस में टाइम दिया गया है। और लेट्स से वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो बैंक को एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर उस रिप्रेजेंटेशन को बैंक रिजेक्ट कर देता है, तो बैंक को उसका रीजन देना है कि वो क्यों रिजेक्ट कर रहा है, उसका रिप्लाई करना है विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन। तो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बोरोर के पास है और बैंक को रिप्लाई करना होता है इन केस ऑफ रिजेक्शन विद इन 15 डेज। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है टेकिंग पोजेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 4। अब लेट्स से बोरोवर जो है वो 60 डेज में डिमांड नोटिस के 60 डेज के अंदर पैसा नहीं दे पाया। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास पूरा पूरा राइट आ जाता है कि वो पोजेशन ले ले इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो वो कैसे करेगा, या तो खुद लेगा, डायरेक्टली लेगा, या वो अगर उसको लगता है कि उसको पुलिस की जरूरत है या किसी लोकल सपोर्ट की जरूरत है, तो वो सीएमएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से असिस्टेंस भी ले सकता है सेक्शन 14 के अंदर एप्लीकेशन फाइल करके। तो जब भी पोजेशन लेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो उनको क्या करना है, एक नोटिस देना होता है, एक नोटिस सर्व करना होता है बोरर को, और वो जो नोटिस है वो प्रॉपर्टी के बाहर भी अफिक्स किया जाता है। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये करनी है, ये एज पर रूल्स है, रूल 8 ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्समेंट रूल्स 2002। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, पब्लिकेशन ऑफ पोजेशन नोटिस। जैसे ही पोजेशन सिक्योर्ड क्रेडिटर ने लिया, उसको क्या करना है, 7 डेज के अंदर अंदर, जिस दिन पोजेशन लिया है, नोटिस को पब्लिश कराना है 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स में। एक जो न्यूज़पेपर है वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए विद गुड सर्कुलेशन। तो तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को ये नोटिस जो है पब्लिश करना ही करना है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। मैंने और भी दूसरी वीडियोस में एक चीज बताई है कि जो पोजेशन है वो एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। मतलब एक्चुअल फिजिकल पोजेशन की, जो क्रेडिटर है वो प्रॉपरली जाके पोजेशन लेता है, लॉक लगा देता है और अपने कब्जे में प्रॉपर्टी को ले लेता है। एक होती है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन की, खाली बस नोटिस लगा हुआ है बट उसके अंदर एक्चुअल फिजिकल पोजेशन नहीं होती है। ठीक है, तो अगर लेट्स से एक्चुअल पोजेशन ले ली गई है, एक्चुअल फिजिकल पोजेशन ले ली गई है, तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसकी ड्यूटी है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर केयर करेगा, जो भी प्रॉपर्टी है उसको तरीके से रखेगा जैसे कि कोई ओनर रख रहा हो ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। और सिमिलर सिचुएशन में जो ओनर उसकी प्रॉपर्टी की टेक केयर करेगा, वही टेक केयर जो है ऑथराइज ऑफिसर को उस प्रॉपर्टी की करनी है। और जब वो पोजेशन ले लेगा, तो उस टाइम इन्वेंट्री अगर कोई भी चीज़ पड़ी होगी अंदर, तो उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कराई जाती है बाय एन अप्रूव्ड वैल्यूअर। तो सबसे नेक्स्ट स्टेप में क्या है, पब्लिकेशन ऑफ पोजेशन नोटिस, जो कि 2 न्यूज़पेपर में होगा, 1 इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। पोजेशन भी ले लिया प्रॉपर्टी की, अब उस प्रॉपर्टी की सेल कैसे होगी। अब सेल के डिफरेंट मेथड होते हैं। 4 तरीके जो है सिक्योर सरफेस एक्ट 2002 के अंदर दे रखे हैं। पहला क्या है, पब्लिक ऑक्शन कर सकते हैं आप प्रॉपर्टी की, जो सिक्योर क्रेडिटर है वो पब्लिक ऑक्शन कर सकता है, फिजिकली भी कर सकता है, ई ऑक्शन भी अलाउड है, या प्राइवेट ट्रीटी कर सकता है। प्राइवेट ट्रीटी मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ अग्रीमेंट में एंटर करके उसको सेल ऑफ कर सकता है। नेक्स्ट होता है इनवाइटिंग टेंडर्स, लोगों से जो पब्लिक से टेंडर्स इनवाइट कर सकता है, ऑफर मंगवा सकता है कि कौन इसको खरीदेगा सिक्योर एसेट को। और लास्ट हो गया ऑब्टेनिंग कोटेशंस फ्रॉम द पब्लिक। जब सेल करनी है तो उससे पहले क्या करना है। अच्छा, रूल 8 और रूल 9 है सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्समेंट रूल्स 2002 के, जो कि इससे डील करते हैं। मैं भी बताऊंगा कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि इससे रिलेटेड है। तो सेल करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या करनी है किसी भी सिक्योर्ड क्रेडिटर को, ये करना है कि 30 डेज का नोटिस देना है। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि सेल के 30 दिन पहले एटलीस्ट 30 डेज पहले एक नोटिस जो है बोरोवर को सिक्योर्ड क्रेडिटर देगा कि मैं ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो सिक्योर्ड एसेट है जिसका मैंने पोजेशन लिया था, मैं इसको बेचने वाला हूँ, आपको मैं 30 दिन का नोटिस दे रहा हूँ। तो बेसिकली 30 डेज का टाइम इसलिए दिया जाता है कि ये जो चीज़ है
वो बोरोर के नोटिस में रहे कि ये सेल होने वाली है। और दूसरी बात, बोरोर के पास तब भी राइट है, अगर उसके पास पैसा आ जाता है या पैसा आता है तो तब भी बैंक को वो पैसा देके अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास ले सकता है सिक्योर्ड क्रेडिटर से। तो 30 डेज का नोटिस दिया जाता है। और अगर लेट से ये जो सेल है अगर वो इनवाइटिंग हो रही है कि दो तरीके से, इनवाइटिंग टेंडर्स फ्रॉम पब्लिक और बाय होल्डिंग पब्लिक ऑक्शन, तो ये जो सेल का जो नोटिस है, ये नोटिस 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होगा, वन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज विद गुड सर्कुलेशन। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेल करने से पहले ये नोटिस देना इज मैंडेटरी। अगर ये नोटिस में कहीं भी चूक हो जाती है किसी सिक्योर्ड क्रेडिटर से तो एक नॉन कंप्लायंस है और ये चैलेंज किया जा सकता है। और जो सेल नोटिस है उसको जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके बाहर भी अफिक्स करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर को ध्यान रखनी होती हैं। और एट द सेम टाइम बोरर को ये देखना है कि अगर ये चीजें नहीं फॉलो हुई हैं तो बोरर का पूरा राइट है कि वो डीआरटी के साथ एप्लीकेशन फाइल करके अपनी प्रॉपर्टी को वेकेट करा सकता है। सेल नोटिस के अंदर कुछ डिटेल्स हैं जो कि डालनी होती हैं, ये एज पर रूल्स है, रूल्स में लिखी हुई हैं, लाइक डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, रिजर्व प्राइस, ईएमडी कितना डिपॉजिट करना है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जिसको हम सिक्योरिटी अमाउंट भी बोल सकते हैं, और जो भी टर्म्स जो कि इससे रिलेटेड हो वो सारी चीजें सेल नोटिस के अंदर होनी चाहिए। लास्ट स्टेप ये है, जैसी ही सेल कंप्लीट हो जाती है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है एक सेल सर्टिफिकेट इशू कर देता है बायर को, और प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है जो बायर है, जिसको हम अगर ऑक्शन हो तो ऑक्शन परचेजर भी बोलते हैं, ऑक्शन परचेजर। तो परचेजर को जो है वो एक सेल सर्टिफिकेट इशू कर देगा सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है, और ये सिक्योर्ड जो सेल सर्टिफिकेट है उसमें लिखा होगा कि दैट प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्ब्रेंसेस, मतलब उस प्रॉपर्टी पर किसी का कोई चार्ज नहीं है और जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल फ्री है किसी भी चार्ज से। उसके बाद पोजेशन जो है प्रॉपर्टी की वो हैंड ओवर कर दी जाती है। ये जो 7 स्टेप्स हैं, ये 7 स्टेप्स का प्रोसेस है जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर को पूरा का पूरा अच्छे से प्रॉपर कंप्लाइड वे में फॉलो करना ही करना है। अगर एक भी स्टेप मिस होती है तो एक नॉन कंप्लायंस है सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर। सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है अगर ये कुछ भी नॉन कंप्लायंस कमिट करता है तो वो एक राइट दे देता है बोरोवर को कि वो चैलेंज कर सकता है। तो ये कुछ की लीगल प्रोविजंस हैं जो कि इससे रिलेटेड है। 13(2) का डिमांड नोटिस, जैसे मैंने आपको बताया सरफेसी एक्ट 2002 के। 13(4) में मेजर्स फॉर इन्फोर्समेंट दे रखे हैं, जो बहुत सारी वीडियोस मैंने डिस्कस भी करें, इनका लिंक भी मैं डाल दूंगा तो आप वहां से देख सकते हैं। सेक्शन 14 में मैजिस्ट्रेट का जो असिस्टेंस लेना होता है उसकी एप्लीकेशन फाइल होती है जब पोजेशन लेनी होती है सिक्योर्ड एसेट का। रूल 8 ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्समेंट रूल 2002 जो है सेल ऑफ इमूवेबल सिक्योर्ड एसेट से रिलेटेड है। और रूल 9 ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्समेंट रूल्स 2002 जो है टाइम ऑफ सेल, कंफर्मेशन, इशू ऑफ सेल सर्टिफिकेट एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन और रिलेटेड चीज़ों से डील करता है। तो ये कुछ की लीगल प्रोविजंस हैं जो कि पूरे प्रोसेस को डिफाइन करते हैं जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर को फॉलो करना है। आई होप आपको जो प्रोसेस है सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट का समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कंसर्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।